So, good evening, guys. Welcome back to my new YouTube channel, Study with Pulkit. So, guys, आज से हम लोग अपनी साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। एक्चुअली गाइस, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से वो शो नहीं हो रहा था दूसरों के मोबाइल में, एंड दैट इज़ वाई कि मैं आज दोबारा उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर रखा है, तो आप सेकंड पार्ट भी इसका देख सकते हैं, लेकिन इस पार्ट के बाद। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट। गिव मी सम टाइम, आई विल अरेंज ऑल द थिंग्स। सो द चैप्टर्स नेम इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, राइट। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, और जिसकी वजह से मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड भी करा है। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद पुलकित में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आफ्टर दिस पार्ट, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। मैटर इन अवर सराउंडिंग। टॉपिक का नेम पहले हमें अच्छे से एक बार समझना चाहिए, क्योंकि टॉपिक के नेम में ही पूरा चैप्टर छुपा होता है। आखिर में मैटर है क्या, ठीक है। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस मतलब जगह को घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है या वेट होता है, उसी को हम मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर हम लोग भी हैं, राइट। हम लोगों का कुछ ना कुछ वजन है और हम लोग कोई ना कोई जगह को घेर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मैटर। हम लोग भी मैटर है, ओके। मैटर लाइक ऑल द थिंग्स आर मैटर इन योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ आप जो भी चीज़ देखेंगे, ऑल द थिंग्स आर मैटर्स, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वजन है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को भी घेर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डस्ट का पार्टिकल लेते हैं, तो एक डस्ट का पार्टिकल भी डेफिनेटली एक मैटर है। क्यों मैटर है? वो हालांकि छोटा बहुत है, लेकिन वो स्पेस को कवर कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ तो वेट है। वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर में मेजर करा जाता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो वेट है, राइट। इसीलिए उसको भी हम मैटर में कंसीडर करेंगे। आपके सराउंडिंग में टेबल, चेयर, टीवी, ओके, मूर्ति, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें मैटर में कंसिस्ट होती हैं, ठीक है। अब मैटर आखिर में होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हम लोग NCERT बुक से पढ़ रहे हैं चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे। हम लोग चैप्टर का टाइटल का मीनिंग समझ चुके हैं कि मैटर इन अवर सराउंडिंग का आखिर में मतलब क्या है। पदार्थ, मैटर का हिंदी मीनिंग होता है पदार्थ। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे वातावरण या चारों ओर में, ठीक है। चारों ओर में पदार्थ हैं हमारे, ठीक है। पदार्थ हमारे चारों ओर में है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, कुछ इशू आ गया यहाँ पे। ये देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं उसको हाईलाइटेड करके आपको उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। So since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. पुराने समय के कुछ महर्षि वगैरह थे, ठीक है, जो काफ़ी पुराने फिलोसफर थे। उन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, बेसिकली में ये हैं जिनको हम पंच तत्व हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये है एयर, वाटर, फायर, स्काई, ओके, एंड अर्थ। मतलब अगर हम लोग इसे हिंदी में समझें तो मैटर जो है, पदार्थ है, वो 5 तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। और वो पंच तत्व हैं हवा, पृथ्वी, आकाश, आग और पानी, ठीक है। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter.
देखिए क्या हुआ था कि उनके अकॉर्डिंग जो महर्षि वगैरह या पुराने फिलोसोफर थे, उनके अकॉर्डिंग जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीज़ें हैं और जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो मैटर से ही बनी हुई हैं, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैटर, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से ही बनी हुई हैं, ओके। फिर कुछ और क्लासिफिकेशंस आए, ठीक है। उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ और क्लासिफिकेशंस दिए जिसको मॉडिफाइड कराया साइंटिस्ट ने, ठीक है। लेकिन आपके जो साइंटिस्ट हैं, राइट, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे देख सकती हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट, 1 मिनट। ये जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है मैटर का 2 पार्ट्स में, ठीक है। इन्होंने, ये मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में करा है, एक उसकी फिजिकल नेचर पे, एक उसके केमिकल नेचर पे, ठीक है। एक मैटर के फिजिकल नेचर में, एक मैटर के केमिकल नेचर में, ठीक है। सो आज हम लोग इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में फिजिकली मैटर कैसा है, फिजिकली मैटर कैसा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके। Okay, so in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters, ठीक है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर के बारे में, और जो अगला चैप्टर हमारा आएगा जिसका नेम है इज मैटर प्योर, ओके, इज मैटर प्योर इन अवर सराउंडिंग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये जो ये जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। फिजिकली वो मैटर कैसा है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैटर इज मेड, 1 मिनट, मैटर इज मेड विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि ये हमारी नेक डाई से दिखते नहीं हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सराउंडिंग में अलमीरा है, चेयर है, ये चेयर एक मैटर हो गया। अब ये चेयर जो है ये इतनी सिंपलेस्ट यूनिट से बना हुआ है, उसको पार्टिकल कहते हैं। आगे चलकर उसी पार्टिकल को हम एटम भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो चेयर है वो इतनी स्मॉल स्मॉल सब्सक्यूएंट से बना हुआ है, इतनी इतनी स्मॉल स्मॉल चीज़ों से बना हुआ है, और वो स्मॉल चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चेयर को ब्रेक डाउन करा, एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी कि आप उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो चूरा चूर हो जाएगा, ठीक है, चूर चूर हो जाएगा, और वो फर्दर उसको आप लोग नहीं कर सकते हैं ब्रेक डाउन। और वो जो स्टेज आएगी जब आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, और इसी को आगे चल के एटम भी कहेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में पार्टिकल कहेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग पार्टिकल कहते हैं। तो पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी नेक डाई से तो पॉसिबल नहीं है दिखना। नेक डाई मतलब हमारी नंगी आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता है। अगर हमें पार्टिकल को देखना है, वी नीड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड ए वेरी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है, और हमें एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की नीड होती है। लेकिन उससे भी बिल्कुल क्लियर नहीं हमें दिखता है जो एटम है, पार्टिकल्स है, ठीक है। वो ग्रुप फॉर्म में तो दिखेंगे, लेकिन बिल्कुल एक सेपरेट वे में नहीं दिखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर यही दिखाया गया, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे ये पूरा यही दिया गया है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मैटर जो है, अभी मैंने कहा मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक बीकर लेना है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, गिवन है, ये वाली एक्टिविटी, ये देख सकते हैं आप, दिस वन, ओके, दिस वन। इसमें करना क्या है, हमें एक बीकर लेना है, बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। उस 100 ml ऑफ वाटर में हमें या तो चीनी को घोलना है या फिर हमें नमक को घोलना है, ठीक है। आप हाफ टी स्पून ऑफ नमक को घोलिए अगर, या फिर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर को अगर आप इसको स्टर करेंगे, ठीक है। एक रॉड से जब आप उसको घोलेंगे, या तो आधा चम्मच चीनी या आधा चम्मच नमक अगर आप उसको घोलेंगे, ठीक है, पानी में अगर आप उसको घोलेंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो आप लोगों ने साल्ट डाला था वो पहले आपको विजिबल था, लेकिन जब वो पानी के अंदर गया और आपने उसको मिक्स कर दिया तो इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। वो हमें विजिबल नहीं है नेक डाई से। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली में हुआ क्या है कि आपने जब पानी के अंदर, ठीक है, मतलब ये पानी हो गया हमारा सॉल्यूबल, ठीक है,
आपने इसके अंदर, सॉरी ये पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं। सॉल्वेंट के अंदर जब आपने सॉल्यूट डाला, मतलब जिस चीज़ को हम मिक्स करते हैं जो स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको डाला, और जब उसको हमने मिक्स करा, नमक के जो क्रिस्टल्स थे उनको मिक्स करा, तो ये छोटे छोटे जिससे ये बने हुए हैं पार्टिकल्स, ठीक है, नमक के क्रिस्टल जिन पार्टिकल्स के बने हुए हैं वो उसमें फॉर्म हो गए। मैंने क्रिस्टल्स डाले हाफ टी स्पून ऑफ वाटर में, ठीक है, वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, वो क्रिस्टल्स जो थे वो टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए, और वो अपने स्मॉल सब्स्टिट्यूट में आ गए, ठीक है, वो अपने स्मॉल स्टेज पर आ गए जिसको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो नमक जो था वो विजिबल हमें नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है, इतना आप समझ गए, ये पूरी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर में पार्टिकल्स के बने हुए मैटर हैं तो इसको प्रूव कैसे करें। ओके, फिर आता है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आखिर में कितने स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, ठीक है, नेक डाइस तो जैसे देखा ही नहीं जा सकता है, इसके लिए कुछ माइक्रोस्कोप की नीड होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी ये ग्रुप फॉर्म में दिखते हैं, एकदम सेपरेट वे में ये नहीं दिख सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम लोग एक एक्टिविटी देखें, अगर हम इसको प्रूव करना है तो हम पहले वाली एक्टिविटी जो नमक और पानी वाली एक्टिविटी थी उसको भी देख सकते हैं, और आगे भी एक एक्टिविटी आएगी उसको भी देखते हैं। तो पहले अगर हम इसको नमक और पानी वाली एक्टिविटीज़ देखें तो इसमें कह सकते हैं कि लाइक एक हम लोगों ने इसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया था, और हाफ टी स्पून ऑफ हम लोगों ने क्या करा था, हाफ टी स्पून ऑफ नमक या चीनी इसमें घोली थी, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने हाफ टी स्पून घोली है, लेकिन वाटर हमारा पूरा सॉल्टी हो गया, ठीक है। हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट को मिक्स करा था वाटर में, लेकिन वाटर हमारा पूरा सॉल्टी हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है कि हमने कुछ ही मात्रा में नमक डाला था, लेकिन वो पूरे ही सॉल्वेंट को खारा कर सकता है, सॉल्टी बना सकता है। अभी अब अच्छे से जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एक्टिविटी है, उससे समझ पाएंगे इसके बारे में। देखिए इसमें हमें करना क्या है, टेक 2 टू, यहाँ पे देखिए ये ठीक है, टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। करना क्या है, 2 से 3 पोटेशियम परमैग्नेट के हमें क्रिस्टल ले लेने हैं और इसे हमें वाटर के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। 100 ml ऑफ वाटर लेना बीकर में, उसको मार्क करना है, ठीक है, और उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट डालने हैं। 3 से 4 डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा पोटेशियम परमैग्नेट के, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ 1 मिनट, कुछ इशू हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए ये, अब जब हम लोगों ने 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट डाले थे वाटर के अंदर, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे हमने पोटेशियम परमैग्नेट के। लेकिन पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर होता है बेसिकली में पानी में घुलने के बाद वो ब्लू होता है, सॉरी पर्पल होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 से 3 क्रिस्टल जो थे पोटेशियम परमैग्नेट के, वो पूरे 100 ml ऑफ वाटर को पर्पल बना सकता है। सोचने की बात है, 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे सिर्फ हम लोगों ने पोटेशियम परमैग्नेट के, ओके, 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे हम लोगों ने पोटेशियम परमैग्नेट के, लेकिन उसने पूरे ही पानी को पर्पल बना दिया था। अब क्या करा, जो 100 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन था हमारा पोटेशियम परमैग्नेट का और वाटर का जो सॉल्यूशन बना था पर्पल होने के बाद, उससे हमने 10 ml ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। ट्यूब से हम लोगों ने 10 ml ऑफ वाटर लिया, टेस्ट ट्यूब जो होते हैं उनसे हम लोगों ने 10 ml ऑफ वाटर ले लिया और नेक्स्ट 100 ml ऑफ वाटर में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। एक और भी कर लिया जिसमें हम लोगों ने 100 ml ऑफ वाटर और लिया और उसमें हम लोगों ने मिक्स कर दिया, ओके। उसमें जब हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि उसमें भी हल्का हल्का पर्पल कलर हुआ है, राइट, उसमें भी हम देख सकते हैं कि पर्पल कलर हुआ है हल्का हल्का। फिर उससे उस बीकर से हम लोगों ने 10 ml ऑफ वाटर लिया, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया और उसको नेक्स्ट बीकर जिसमें 100 ml ऑफ वाटर था उसमें मिक्स करा। तो उसमें भी हम देख पाएंगे कि हाँ उसमें भी दिस वन हम देख पाएंगे कि उसमें भी हल्का हल्का पर्पल कलर शो हुआ है। एक ऐसी लास्ट स्टेज हो जाएगी जब पर्पल नहीं शो होगा, तो मतलब 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट ने इतने सारे लगभग 200 से 300 ml ऑफ वाटर को पर्पल कलर कर दिया, ठीक है। 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट ने 200 से 300 ml ऑफ वाटर
200 से 300 मिलीमीटर ऑफ वाटर को, ठीक है, 200 से 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर को उसने पर्पल कलर कर दिया। ओके, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे लेकिन वाटर हमारा पूरा ही पर्पल हो गया था। तो इससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ये सब अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसको मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बता दिया, आप इसको खुद रीड आउट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सब इसके बारे में बता दिया है। ओके, ये सब इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया इसके बारे में। ओके, फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। ओके, आखिर में इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, आखिर में पार्टिकल्स होते कैसे हैं मैटर के। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, पहला उनका कैरेक्टर आता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सॉलिड के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता। हाँ, बिल्कुल स्पेस नहीं होता, एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत कम कम स्पेस होता है। ये हम नहीं कह सकते कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, उनके बीच में हल्का हल्का स्पेस होता है, उनके बीच में हल्का हल्का स्पेस होता है जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। अब वहीं पे अगर लिक्विड की बात करी जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सॉलिड के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही स्पेस होता है। ओके, और गैस की अगर बात करी जाए तो गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बिल्कुल। ओके, ओके, 1 मिनट। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल है ये देखिए आप, ये पूरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला। So in activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, xylitol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This show that there is enough space between particles of matter. देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा था। ठीक है, ऊपर के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि पानी में अगर हम लोग नमक मिलाते हैं या पानी में अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो पा रहा था। ओके, मतलब एक हमारा कॉन्स्टिट्यूंट है, एक हमारा, ठीक है, मतलब हम लोगों ने वाटर के अंदर जो नमक था उसको मिलाया तो आखिर में वो नमक गया क्या। ठीक है, नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स तो हो गए थे लेकिन वो कहाँ पर चले गए थे, राइट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पानी मतलब लिक्विड में हल्का हल्का स्पेस था बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स में हल्का हल्का स्पेस था जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स इंटैंगल्ड हो गए थे। ठीक है, जिसमें सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो इंटैंगल्ड हो गए थे। सॉलिड के पास बहुत ही कम स्पेस होता है इसलिए उसमें कोई भी चीज इंटैंगल्ड नहीं हो पाती है, इंटैंगल्ड मतलब फंस नहीं पाती है। लिक्विड में हल्का हल्का स्पेस होता है इसीलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस उसमें आसानी से इंटैंगल्ड हो पाते हैं। ठीक है, और गैस में काफी ज्यादा स्पेस होता है इसीलिए सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह और कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी हमारी गैस में जो है, गैस कॉन्स्टिट्यूंट है उसमें डेफिनेटली एक तरीके से मिक्सअप हो पाते हैं। ओके, इंटेंगल्ड हो पाते हैं। तो अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या यू नो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो आपका ये आंसर होगा यस, सॉलिड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम बट द स्पेस आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो स्पेस है बहुत ही कम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होता है और गैस में लिक्विड के मुकाबले कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होता है। गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकंड कैरेक्टर आता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। 1 मिनट।
सी दिस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं, मैटर के पार्टिकल हैं, वो एक कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है, ठीक है, वो हमेशा मूव होते रहते हैं, सही है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि घर पे सब लोग पूजा करते होंगे, ठीक है, पूजा में जो इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाई जाती है, उसको हम एक प्लेस पर जलाते हैं, ठीक है, उसको हम एक प्लेस पर जलाते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे ही कमरे में, ठीक है, फुल ऑफ द रूम हो जाती है, ठीक है, और कमरे के बाहर भी इवन हो जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ? या फिर अगर सेकंड एग्जांपल हम देखें कि किचन में खाना बनता होता है, लेकिन उसकी जो सुगंध आती है, ठीक है, उसकी जो अच्छी खुशबू आती है वो हमारे नेक्स्ट कमरे में भी आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स है जो मैटर के, वो एक मूविंग फॉर्म में है, कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है, ठीक है, पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है। ये सभी एग्जाम्पल है 1.3, 1.4 एंड 1.5। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इन्हें और समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो मैटर के वो आखिर में कैसे मूविंग फॉर्म में है। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल, पहली एक्टिविटी पढ़ा दी है कि अब इंसेंस स्टिक वाली मैंने आपको एक्टिविटी पढ़ा दी है। और अब ये जो दो एक्टिविटीज़ रह गई हैं 1.4 एंड 1.5, आप इसको खुद देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द पसेसेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, या फिर आप लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में जब होते हैं तो उनके अंदर वो रखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की ऐसी एनर्जी होती है जो तब होती है जब कोई चीज़ मूविंग फॉर्म में होती है, ठीक है, ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट पजेसेस व्हेन समथिंग इज इन द मूविंग पोजीशन, ठीक है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है, मूविंग फॉर्म में होती है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें लगती है, ठीक है। तो जो एनर्जी उसमें होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। 1 मिनट। As the temperature rises, the particles move faster. So we can say that with increasing temperature, the kinetic energy of the particles also increase. Okay. जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर से उधर ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ऐसा तब होता है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा मूव होती है, सही है। मेरा कहने का ये मीन है कि जब पार्टिकल, देखिए, अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो किसी भी मैटर के, ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के, ठीक है, पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा मूव करेंगे, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होती है? तो काइनेटिक एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर में राइजमेंट आता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ओके। So, in the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so as getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter can their own is called diffusion. We also observe that is on heating, diffusion becomes faster. And why does this happen? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है? सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पे एक वर्ड आया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक चीज, ठीक है, एक जो पार्टिकल होता है जब दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होता है और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट उसका होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक मूविंग फॉर्म में होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो जब मूविंग फॉर्म में होते हैं तो एक उनमें प्रोसेस अप्लाई होती है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। डिफ्यूजन का वर्ड ज़्यादा आता है, ठीक है। डिफ्यूजन होता क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ठीक है, मिक्स जो होते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। आपने एक चीज़ को एक चीज़ में मिक्स कर दिया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करा, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किचन में खाना बन रहा है तो किचन में जो खाने की सुगंध है, खाने की जो खुशबू है वो ज़्यादा होगी, और आपके नेक्स्ट बराबर वाले रूम में उसकी जो खुशबू होगी वो कम होगी। तो जो
कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब डिफ्यूजन है। ये कैसे होगा? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब किचन से और लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाजू वाले कमरे की तरफ मूव होगा। ओके, ऐसा कभी नहीं होता है जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जहाँ पे कम चीज होती है वो ज्यादा चीज की तरफ जाती है। भाई एक एग्जाम्पल से समझो, आपके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो आप लोग गरीबों की सहायता करेंगे ना, उस पैसे को देंगे ना। ऐसे ही हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल्स। और इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। ओके, फिर जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल है मैटर के वो एट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ठीक है, उनके पास एक एट्रैक्शन होता है कि वो हर एक पार्टिकल को एट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, मैटर के पार्टिकल के पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की शक्ति होती है कि वो हर एक पार्टिकल को एट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? सारे पार्टिकल्स इधर से उधर रहेंगे। ठीक है, ना तो कोई लिक्विड हो पाएगा, ना कोई गैस हो पाएगा, ना कोई सॉलिड हो पाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेट ना सॉलिड हो पाएगी, ना कोई स्टेट लिक्विड हो पाएगी, और ना ही कोई स्टेट एक गैस हो पाएगी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स काफ़ी काफ़ी दूर चले गए होंगे। इसीलिए इसमें एक शक्ति होती है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की। ये पास पास रहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपको एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आपको चौक लेनी है, एक आपको कील लेनी है। कील ना वो आयरन नहीं जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में। आपको कील लेनी है, एक चौक लेनी है, एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, अब आपको चौक को हथौड़े जिसको हम लोग हैमर कहते हैं, हैमर से मारना है तो चौक आसानी से टूट जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग कील की बात करेंगे, कील को अगर हम लोग तोड़ना चाहें हैमर से तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। राइट, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, वो काफ़ी मुसीबत से टूटेगी। राइट, ऐसा क्यों? चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हालांकि दोनों सॉलिड वे में है। ठीक है, हमारा जो चौक है वो भी सॉलिड में है, और जो हमारी नेल है आयरन नेल वो भी सॉलिड में है, लेकिन आयरन नेल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कर्रे कर्रे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल कस के पकड़े हुए हैं। वो एक आयरन मैं नहीं छोड़ूंगा उस वाले पार्टिकल को, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो जब वो पार्टिकल एक दूसरे से छूट नहीं रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। वहीं पे चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में तो है, लेकिन वो इतने कसके उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उनके पास इतने कसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जिससे उन पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाने से वो टूट जाते हैं। ओके, थोड़ा सा भी उन पे फोर्स लगाने पे वो टूट जाते हैं। ओके, 1 मिनट। जैसे भी यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि जैसे हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, जिसमें सभी लोग अपने हाथ अपने हाथ सब लोग कस के पकड़ लेते हैं, उसी की तरह जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट इसी वे में करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है आपको। ये वाली एक्टिविटीज़ मैंने जो एक्टिविटी है मैंने आपको अभी बता दी है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। ओके, फिर ये एक एक्टिविटी है, ये टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कंटेनर में हमें वाटर लेना है। ठीक है, एक कंटेनर में वाटर लेना है और अपने फिंगर को सीजर की तरह ऐसे बना लेना है। ओके, सीजर की तरह बना लेना, उसको कट करने की कोशिश करनी। भाई ये तो अमेजिंग है ना, भाई कैसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो वाटर है वो डेफिनेटली वो कट नहीं होगा। वो कट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में भी ज़्यादा है। ठीक है, अपने पार्टिकल्स को वो दूर दूर नहीं करे हुए, पास पास करे हुए हैं, और उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो अपने पार्टिकल्स को नहीं छोड़ रहे, इतना फोर्स उनमें अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एक्टिविटीज़ आप खुद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और प्रैक्टिकली वे में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द एबव 3 एक्टिविटीज़
suggests that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है, ये जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ है इनसे हम लोगों ने ये समझा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है. ओके, ये कुछ गिवन है एलिमेंट्रीज क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिए अपने एनालिसिस को रिकॉर्ड करने के लिए. ओके, फिर आते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर. आखिर में स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, मतलब मैटर किन किन स्टेट्स में होती है. तो बेसिकली मैटर 5 स्टेट्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन एंड प्लाज्मा स्टेट में. लेकिन यहाँ पर हम 3 स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में. ओके, ये पूरा यही गिवन है जो मैंने आपको बताया. जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो ठीक है, सॉलिड में जैसे हमारी आइस होती है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में हमारी वाटर हो गई, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में है, और गैस में हमारा वाटर वेपर हो गया. ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल एग्जांपल था. ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि H2 के जो पार्टिकल्स होते हैं, H2 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है, एक H2O ही इकलौता एक चीज़ है. ठीक है, H2O ही एक इकलौते एलिमेंट है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी फॉर्म में होते हैं, सभी स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब पढ़ते हैं हम लोग द सॉलिड स्टेट. ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोग खुद कर लीजिएगा. सॉलिड स्टेट में ये मैंने कि सॉलिड स्टेट में आखिर में क्या क्या आता है, तो वुडन आती है, वुडन टेबल वगैरह आती है. ठीक है, और इवन बॉटल्स आती हैं, ये सब सॉलिड स्टेट में आती हैं. ठीक है, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है. 1 मिनट, यहाँ पे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं. ठीक है, और समझ भी लेते हैं. पहला है हमारे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, नीचे गिवन है, यहाँ पे देखिए आप. ये we can observe, like यहाँ से we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सॉलिड जो होता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सॉलिड के अंदर फिक्स्ड शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. ठीक है, फिक्स्ड शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती हैं और फिक्स्ड इनका वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम को मतलब इनका जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, आप सॉलिड का शेप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे वो शेप में है वैसे ही शेप में रहेगा. ओके, उसकी बाउंड्रीज, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम सटीक होते हैं. ठीक है, और उसके जो वजन होता है वो भी एकदम इक्वल होता है. ऐसा नहीं है कि अभी आपने उसका वजन 200 ग्राम नापा और अगले महीने आपने उसका वजन नापा तो 300 ग्राम हो गया. ऐसा नहीं है, उसका वजन एकदम बिल्कुल सटीक होता है. इनके अंदर नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है. ओके, मतलब इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम हाई प्रेशर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी बहुत ही पास होते हैं, तो पार्टिकल्स और पास कितने जाएंगे, इसीलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, और इनके पास एक टेंडेंसी होती है, इनके पास एक टेंडेंसी होती है अपने स्पेस को मेंटेन करने की. ठीक है, ये अपने स्पेस को मेंटेन आसानी से कर सकते हैं. हाँ, ये तो हो सकता है कि सॉलिड जो है वो अगर हम उनमें फोर्स लगाएं तो वो टूट जाए, वरना वो अपने आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, ना वो अपना शेप बदलेंगे. अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको हमें कंसिडर करना है. जैसे 1 मिनट, ओके, 10 मिनट. कंसिडर द फॉलोइंग, ये हमें पढ़ना है. देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग में 1 मिनट, इनमें हम देख सकते हैं. देखिए, वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड. अभी हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उनका फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड का फिक्स शेप होता है, तो आखिर में रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. सोचने की बात है ना, राइट. एक रबर बैंड है वो भी एक सॉलिड स्टेट में होती है. ठीक है, अब अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. आखिर में ऐसा क्यों, आखिर में ऐसा क्यों, हमें ये पता करना है. तो मैंने भी बताया कि अगर हम सॉलिड में फोर्स दिखाएंगे, ठीक है, अगर हम सॉलिड में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका शेप जो है वो चेंज भी हो सकता है और वो ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं.
अपने आप कभी भी सॉलिड का जो शेप होता है, अपने आप जो सॉलिड का शेप होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। एक उनका फिक्स्ड शेप होता है और ना ही वो बदलते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन कैप्ड इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम लोग बात करें सॉल्ट और शुगर की, ठीक है, वो सॉलिड है लेकिन हम उनको डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रख सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने कहा था कि इनका फिक्स शेप होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहा था इनका फिक्स शेप होता है, तो आखिर में ऐसा क्यों है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जार्स में कैप हो सकते हैं? तो देखिए, शुगर और सॉल्ट का तो फिक्स शेप है, वो डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रखे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनका शेप देखेंगे तो उन जार्स में भी शेप ही होगा, बस वो उतना एरिया कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये लग रहा है कि ये बिल्कुल उन्हीं का शेप ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स का शेप ले रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। उनका जो शेप है, ठीक है, जो ये क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के और जो शुगर के, उनका बिल्कुल इक्वल, जैसा क्रिस्टल पहले था वैसा ही अब है, ठीक है। फिर आता है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यहाँ पे देखिए गिवन है ये सी पे कि व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अगर स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्ज जो मेकअप बॉक्स में अधिकतर निकलता है और जो बर्तन धोने के काम आता है, ओके, तो स्पॉन्ज एक सॉलिड है। तो ये इसमें अभी मैंने कहा था कि सॉलिड के पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसको तो हम आसानी से कंप्रेस दबा सकते हैं। ऐसा क्यों? ये भी सॉलिड है लेकिन इसको हम क्यों दबा सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं और ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जब हम इनको दबाते हैं, ठीक है, जब हम लोगों ने स्पॉन्ज को दबाया तो उसके जो अंदर डेफिनेटली एक एयर ट्रैप्ड होती है। जो एयर ट्रैप्ड होती है वो बाहर को निकलती है। अगर हम इसके पोर्स को बंद कर दें तो हम जो स्पॉन्ज है उसको नहीं दबा पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पूरे आंसर्स लिखे हुए जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एग्जांपल्स गिवन है जो मैंने आपको बता दिया, आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में, ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं ज़्यादा, ओके। सो इसको मार्क कर लीजिएगा, इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1 मिनट, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे द लिक्विड स्टेट। अभी हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि इसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनके पास एक टेंडेंसी को मेंटेन करने की पावर होती है और इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कुछ कंसिडर भी हम लोगों ने करा था। अब वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, तो लिक्विड स्टेट के बारे में भी यहाँ पे कुछ दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 मिनट, दिस वन लिक्विड स्टेट। सो हम जानते हैं लिक्विड में क्या क्या आता है, वाटर आता है, ऑयल आता है और शुगर सिरप आता है, ये सब हमारे लिक्विड में आता है, ओके। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गिवन, उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। नीचे है जो कि मिनट, दिस वन okay. So we observe that liquid have no fixed shape but have fixed volume. They cap up capped liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो लिक्विड है उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो किसी का भी शेप ले सकती हैं, ठीक है। लिक्विड जो है वो किसी का शेप ले सकती है। अगर हम ग्लास में पानी पी रहे हैं तो उसका शेप जो होगा वो ग्लास का इतना होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग लोटे में पानी को लेते हैं तो शेप जो है वो लोटे का कंटेनर का ले लेगा, ठीक है। मतलब उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो किसी का भी शेप ले लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग थोड़ी देर बाद भी वॉल्यूम चेक करेंगे तो 1 लीटर ही मिलेगा हमें, ओके। 1 मिनट,
ओके, लिक्विड जो होते हैं वो फ्लोइंग स्टेट में होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। सॉलिड जो होते हैं हमारे रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब ठोस होते हैं, और लिक्विड हमारे रिजिड में नहीं होते हैं। ये लिक्विड होते हैं, सॉरी, ये जो लिक्विड होते हैं फ्लोइंग स्टेट में होते हैं, मतलब ये बहने की स्टेट में होते हैं, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे गिवन है, ये देखिए आप लोग, आई एम जस्ट लुकिंग हियर, refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquid. The gases from the atmospheric diffuse dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for a survival. The aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. Okay, यहाँ पे क्या given है? देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एक मतलब लिक्विड ही एक ऐसा पदार्थ है, एक लिक्विड ही ऐसा पदार्थ है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही इंटरमिक्स हो सकते हैं, तीनों के पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं। मतलब डिफ्यूज़न जो है लिक्विड में ही इकलौता ऐसा होता है जिसमें तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं सॉलिड का एग्जांपल लूँ तो आपने नमक को पानी में डाला, मिक्स हो गया, प्रूफ हो गया। लिक्विड का एग्जांपल लूँ, आप लोगों ने पेट्रोल को, ठीक है, या आपने कोई सा भी लिक्विड डाला, ओके, आपने कोई सा लिक्विड डाला, आपने पानी में डाला, वो भी मिक्स हो गया, राइट, इंटरमिक्स हो गया। वहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ गैस का, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स, उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आखिर में उन्हें कैसे मिले कार्बन डाइऑक्साइड और उन्हें कैसे मिले ऑक्सीजन, जो एनिमल्स होते हैं? तो इनके पास एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये अपने अंदर गैसेस को भी इंटरमिक्स कर सकते हैं। ये अपने अंदर गैसेस को भी डेफिनेटली में ये अपने अंदर गैसेस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर डिफ्यूज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिफ्यूज होने के बाद ही जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं और सर्वाइव हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि लिक्विड ही एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें तीनों स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा नीचे का, 1 मिनट, अगर हम लोग बात करें सॉलिड के मुकाबले, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा स्पेस होता है दैन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी चिपके होते हैं, उनमें बहुत ही माइनर सा स्पेस होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के, उनमें हल्का हल्का स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारी बात आज ख़त्म हो गई यहाँ पे लिक्विड स्टेट की, ठीक है। फिर आता है हमारा द गैसियस स्टेट, दिस वन, द गैसियस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। ओके, यहाँ पे क्या कहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि वो गुब्बारे वाले आते हैं ना, तो वो हीलियम की गैस फिल करते हैं सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। तो वो बैलून्स के अंदर भी हीलियम की गैस फिल करते हैं, राइट, जिससे जो हमारे बैलून से वो उठते हैं, ठीक है। तो वहीं पे कहा है कि देखिए, मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गैस जो होती है वो भी एक स्पेस को ग्रहण करती है, स्पेस को कवर करती है, ओके, और उसके पास भी कुछ ना कुछ वजन होता है। वन मिनट, सो ये जो ये एक्टिविटी है 1.11, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ईजी एक्टिविटीज़ में करना क्या है, जो इंजेक्शन वाला वो पिस्टन आती है ना,
उसको ले लेना है और उसके ऊपर मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ, उसके ऊपर एक नोजल रबर कॉर्क को हमें लगा देना है, ठीक है। और फिर उसमें जो एयर ट्रैप्ड होगा ये, ठीक है, अचानक मतलब बिल्कुल एक जल्दी से हमें रबर कॉर्क जो है वो लगा देना, उसकी जो नोजल होती है आगे की और जो पिस्टन है उसको हमें प्रेस करना है। तो उससे हम देख पाएंगे कि ये जो गैस है वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। गैस को हम आसानी से कंप्रेस करते हैं। वहीं पे अगर इस इस सिरिंज में कुछ ना कुछ सॉलिड रखा होता तो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, दिस वन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड के मुकाबले और लिक्विड के मुकाबले। जैसे कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो हमारे घर पे आती है, ठीक है, जो एलपीजी सिलेंडर्स हमारे घर में आते हैं जिनको हम कुकिंग के यूज़ में लेते हैं, और जो ऑक्सीजन सप्लाइड होती है हॉस्पिटल्स में, ओके, इस कंप्रेस्ड गैस जो कि एक कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी है इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज, इन दिनों में जो कि एक फ्यूल के यूज़ में हो रहा है, ठीक है, फ्यूल के वे में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इनके लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। ये कंप्रेस होता कैसे है? आपके घर में एलपीजी सिलेंडर ऐसा आते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं सबसे पहले वहाँ पर गैस को फिल करा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को पहले फिल करा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इनको एक कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना गैसेस में, इनको कंप्रेस किया जाता है, इनको हाई प्रेशर दिया जाता है। हाई प्रेशर के बाद क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर के बाद क्या होता है, ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये लिक्विड के पार्टिकल्स में चेंज होने लगते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब जब इनको हम प्रेशर देंगे तो इसके पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, और गैस से कम पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी ये एलपीजी आती है, सीएनजी आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है सिलेंडर के अंदर, लेकिन जब इनको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करता है। जब प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करता है तो पार्टिकल्स फिर दूर दूर जाने लगते हैं। जब फिर दूर दूर जाते हैं पार्टिकल्स तो ये गैसेस फॉर्म में फिर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस करा गया है, ठीक है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करा जाता है, ठीक है, ऐसी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। तो ये वैसे मैंने आपको बता दिया, ये पूरा ये जो गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रल्स, ठीक है। हम लोग अगर दूसरे वाले कमरे में बैठे हुए हैं और अगर हम लोगों को खुशबू आ रही है खाने की, तो हम वहीं से बता सकते हैं कि आखिर में बना क्या बिना देखे हुए ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न की वजह से, मैंने आपको बताया था ना कि इंटरमिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, डिफ्यूज़न की वजह से, और फिर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और उसी की वजह से हम उसकी जो खुशबू है वो सूंघ पाते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि आखिर में खाना क्या बन रहा है, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स है इसके, हम समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा खुद, गिवन है। जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर को भी एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, वो प्रेशर को भी एक्सर्ट करती हैं। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पे गिवन है। सॉलिड में जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, बहुत माइनर से उनमें गैप्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, लाइक दिस, ठीक है। वहीं पे अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इतने दूर दूर होते हैं, ओके। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गैसेस के पार्टिकल्स की, तो गैसेस के पार्टिकल्स लाइक इतने दूर दूर होते हैं, तभी तो इनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये आसानी से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट आपको अपलोड हो गया है वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे सेकंड पार्ट ऑलरेडी पहले ही अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो गया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से वो उसको मुझे डिलीट करना पड़ा, और अगेन मैंने इसको फर्स्ट पार्ट को बनाया, और ये आज काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। डोंट वरी गाइस, मैंने बहुत ही एफर्ट से आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करिए गाइस। मैं आपके लिए जल्द ही
इस केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद डेफिनेटली मैं आपके लिए जल्द ही एक लेक्चर लाऊंगा ज्योग्राफी का भी, ठीक है। आपके लिए मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। जितने भी थ्योरी में सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको सारे समझाऊंगा, एक्सेप्ट मैथ्स में नहीं समझाऊंगा, और सारे सब्जेक्ट्स में आपको समझाऊंगा। ओके, डन। थैंक यू गाइस, अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।